गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। आज अपने केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है धातु और अधातु, है केमिस्ट्री का। लेकिन आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। जिस स्टैंडर्ड में आप हैं उससे पहले स्टैंडर्ड जैसे 9, 10, 7, 6 क्लास के अंदर धातु और अधातु के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि धातु क्या होता है। लेकिन आज उस समय आप धातु और अधातु के बारे में क्या सुनते थे? यही कि धातु जो होती है वो चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, धातु चुंबकों को आकर्षित नहीं करती है। मतलब एक बेसिक से भी बेसिक क्यों समझे, जीरो, जो धातु मेटल और अमेटल के बारे में आप जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड हाई क्लास में आप आते हैं उस समय क्या होता है कि ये जो टॉपिक चल रहा होता है उस टॉपिक का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। यानी कि अब आप जो धातु और धातु पढ़ेंगे उसमें ये चुंबक और ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कुछ पॉइंट आएंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आएगा, हीट यानी कि विद्युत के धारा पे आएगा, या ऊष्मा पे आएगा कि धातु और धातु के साथ कैसा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन वो भी आपने पहले पढ़ा है, लेकिन इतना नहीं जितना अब इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम से ही देखते हैं सबसे पहले कि चैप्टर के नाम से ही जो अपने देखा है वो क्या चीज है। सबसे पहले तो वही देखेंगे अपने। तो अपने देखते हैं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। तो अपने सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो धातु और अधातु है ये किस चीज के टॉपिक हैं, किस चीज के भाग हैं। तो ये तत्वों के हैं। ये जो तत्व शब्द है ये सबसे पहले देने वाले उस वैज्ञानिक का नाम है लेवाइजिए। पूरा नाम था इस वैज्ञानिक का एंटोनी लेवाइजिए। सर एंटोनी लेवाइजिए ने सबसे पहले इस तत्व शब्द को क्या किया था? परिभाषित किया था। लेवाइजिए ने सबसे पहले क्या किया था? परिभाषित किया था एंटोनी लेवाइजिए ने। इस तत्व के अनुसार तत्व के रासायनिक, या अपने यू नॉर्मल वे में देखें तो रासायनिक व भौतिक गुण धर्मों के अनुसार, रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों के अनुसार अनुसार जो तत्व होते हैं उन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। भौतिक और रासायनिक गुण, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल के अंदर एक जानकारी दी थी कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। वे गुणधर्म जो किसी तत्व को बाहरी आकार से देखने पे, बाहरी रूप से देखने पे, यानी कि उसके आउटर सरफेस से देखने पे आपको उसके गुणधर्म कैसे पता चलते हैं, उसके गुणों के बारे में, उसकी समानताओं के बारे में, तो जो हम पढ़ते हैं वो तो कहलाते हैं भौतिक गुणधर्म, जो बाहरी रूप से देखते हैं। उसी तत्व का पोस्टमार्टम करना, यानी कि लेब में ले जाकर के उसके बारे में जानना, उसके आंतरिक गुण धर्मों के बारे में जानना कि ये किसी के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बना सकता है, या जो बना रहा है उससे वापस जो तत्व है अपने पास में वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर अंतिम टॉपिक पढ़ा था जिप्सम का। जिप्सम वाले में, पीओपी वाले में क्या देखा था कि आप जिप्सम से गर्म करते हैं 373 केल्विन के ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप पीओपी बनाते हैं। उस पीओपी के अंदर यदि 1.5 मोल क्रिस्टलन जल को वापस मिला दिया तो वापस जिप्सम बन के तैयार हो जाता है।
मतलब ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाते हैं, जो भौतिक गुणधर्म का एक अच्छा उदाहरण है। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? जिसमें हमारे प्रारंभिक पदार्थ हमारे पास में होता है, उससे एक अंतिम पदार्थ बनता है, इस अंतिम पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो वो भौतिक गुणधर्म कहलाता है। जस्ट सपोज मेरे पास में बर्फ है, मेरे पास में बर्फ है, और इस मेरे पास में बर्फ के साथ में क्या होता है कि जैसे बर्फ मेल्ट होगी, पिघलेगी, पिघलेगी तो क्या बन जाएगा? पानी। अब पानी बना है तो सीधी सी बात है, प्रारंभिक पदार्थ मेरे पास बर्फ था, सेकेंडरी पदार्थ यानी कि अंतिम फाइनेंशियल पदार्थ मेरे पास में क्या है? पानी है। अंतिम पदार्थ क्या है? पानी है। तो इसमें क्या है कि पानी से वापस मैं बर्फ बना सकता हूं, यह कहलाता है भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म का मतलब यह होता है किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है मेरे पास में, उस पदार्थ से अंतिम पदार्थ तो बन रहा है, लेकिन उस अंतिम पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं बना सकता। जस्ट सपोज, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरे पास में दूध था, इस दूध से मैंने अंतिम पदार्थ बनाया है बेटा दही। और फ्रेंड्स, जब दूध से दही बन जाता है तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कौन सा गुणधर्म हुआ? रासायनिक गुणधर्म। ये केमिकल चेंजेस है, रासायनिक गुणधर्म। और पहला उदाहरण जो मैंने आपको बताया था वो था, मान लीजिए बर्फ, बर्फ थी प्रारंभिक पदार्थ, इसे यदि मेरे पास में जल बन रहा है पिघल करके, और जल से वापस मैं बर्फ बना रहता हूं जमुना विधि से, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? भौतिक गुणधर्म हो गया। कौन सा हो गया? भौतिक गुणधर्म। तो तत्व के अनुसार, यानी कि तत्वों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, और तत्वों को किसके आधार पर? रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में। तो वो नंबर 1 भाग कौन सा बेटा? वो है धातु। और नंबर 2 भाग है वो है अधातु। और नंबर 3 जो भाग है वो है उपधातु। उपधातु। अब इस चैप्टर के अंदर आप इन 2 भागों को आप बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जबकि इस भाग को आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसकी कुछ परिभाषाएं और कुछ उदाहरण के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आप इसके उपधातु के बारे में जानेंगे। लेकिन धातु और अधातु के बारे में आप विस्तृत जानकारी आप इस चैप्टर के अंदर हासिल करने वाले हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, कंटिन्यूटी के साथ में सारी वीडियो पर डे नियमितता के साथ में आपको देखना है, क्योंकि नियमितता बनाए रखनी जरूरी है। इस चैप्टर को आप समझोगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स बेटा एक ऐसी चीज है, बायोलॉजी में फिर भी हम मिस करते हैं तो चलता है, करना नहीं है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपको चैप्टर बेसिक से बेसिक यानी टॉप तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि बेटा सफलता की सीढ़ी डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट सफलता की सीढ़ी 100 भी है तो एक से सीधी 100 चढ़ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको पर एक पायदान चढ़ना होगा, और उसके लिए आपको नियमितता रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। पर डे एक सीढ़ी चढ़ोगे तो टॉप पे जरूर पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। तो आप इस चैप्टर के अंदर नियमितता बनाए रखना। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है धातु और धातु, उसके अंदर हम भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणधर्म। और ये जो भौतिक गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं, ये भौतिक गुणधर्म हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हम धातु और अधातु के, धातु और अधातु। तो इस चैप्टर के अंदर जो भौतिक गुणधर्म हमने पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले बात करते हैं इनके अंतर की, कि धातु के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या जानने वाले हैं, यह भी मेन बात है। और हम पढ़ने वाले हैं अधातु की भौतिक गुणधर्म। मतलब इन यहाँ पे अपने वही भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं जो अपने बेसिक पहले बचपन में पढ़ते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, एडवांस कर देंगे, जो आपको 10th के लिए लेकर के आया है। सबसे पहले बात करते हैं धातु के अंदर पहले गुणधर्म की। तो धातु के अंदर पहला गुणधर्म है सामान्यतः। बेटा ये वर्ड लिख रहा हूं, इस वर्ड को विशेष गौर करके देखना। सामान्यतः का मतलब क्या होता है? सामान्यतः सभी धातुएं
सामान्यतः सभी धातुएं चमकीली होती है। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो धातु होती है वो चमकीली, लेकिन एक वर्ड मैंने जो लिखा है उस पर गौर फरमाना, वो वर्ड है सामान्यतः। वो वर्ड क्या है? सामान्यतः। इस वर्ड का मतलब है कि ऑलमोस्ट सभी धातुएं, मतलब कई धातुएं ऐसी होती है जो चमकीली नहीं होती है, लेकिन लगभग माना गया है लेवाइजे के अनुसार कि सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। चमकीली बोले तो बेटा शाइनिंग, शाइनिंग प्राप्त करती है, यानी शाइनिंग देती है। अ धातु के अंदर बात करें तो अ धातु के अंदर क्या होता है? अ धातु चमकीली नहीं होती। अ धातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन बेटा एक अपवाद है इसके अंदर, इसी पॉइंट का एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है बेटा? वो अपवाद है आयोडीन। आयोडीन जिसका प्रतीक चिन्ह है आई, ये एक अपवाद है धातु के अंदर, आयोडीन। आयोडीन नमक में पाया जाने वाला एक तत्व होता है, एक अधातु है होता है, फिर भी गुण रखता है धातु के। कौन सा? कि सभी धातु चमकीली होती है। तो ये जो आयोडीन अधातु होते हुए भी धातु का गुण रखता है, इसलिए पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो बेटा, अपवाद एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर ज्यादा चर्चा होती है। हर चीज में अपवाद होते हैं, उसी हिसाब से इस टॉपिक के अंदर जो अपवाद है इस पे प्रश्न बन सकता है। ये वाला प्रश्न बेसिक है, बनना ही नहीं है कि धातु चमकीली होती है। हाँ जी होती है, लेकिन अधातु चमकीली होती है कि नहीं होती है? लेकिन ऐसी एक अधातु बताइए जो चमकीली होती है, तो वो अधातु है आयोडीन। कौन सी है बेटा? आयोडीन। एनर्जी के साथ में पढ़ना है सबको, आयोडीन। बात करते हैं नंबर 2 पे। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती है। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं इसमें भी। अब ये सामान्यतः वर्ड लिखा है, इसका मतलब अब समझ में आने वाला है, और वो अपवाद क्या है? वो अपवाद देखना। सोडियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Na, पोटेशियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है K। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु हैं जो कठोर नहीं होती है। क्या नहीं होती? कठोर नहीं होती है। इनको क्या किया जा सकता है? चाकू की सहायता से चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू की सहायता से क्या कर सकते हैं? आसानी से। कहने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु होती है जो इतनी सॉफ्ट होती है, धातु होते हुए भी इतनी सॉफ्ट, यानी कोमल या मृदु प्रकार। मृदु वर्ड यहां लिया गया है साइंस के अंदर। मृदु वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल, मुलायम। तो बहुत ही मुलायम प्रकृति की होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? मुलायम। धातु है फिर भी धातु का गुण नहीं रखती है, मुलायम है। जैसे हम पनीर काटते हैं चाकू की सहायता से, आसानी से पनीर किस तरह इनको भी रख करके डाइस के रूप में चाकू से काटा जा सकता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये अपवाद याद रखते हैं। धातु का गुण होता है कठोर होना, लेकिन ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती है, जिनको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो है बेटा सोडियम और
पोटेशियम। बात करते हैं इसके अंदर अधातु कठोर तो नहीं होती लेकिन ठोस जरूर होती है। कठोर नहीं होगी लेकिन ठोस होगी। तो अधातु ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती है। ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। तो इसमें एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो अपवाद है बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन Br के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, अपवाद है। और ये जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ये कक्ष ताप पे पाई जाती है। कक्ष ताप का मतलब है कि जिस कक्ष में आप बैठे हैं उसका रूम टेम्परेचर फिक्स होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस कक्ष ताप पे क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। धातुएं होती है, सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, जबकि यह धातु चमकीली नहीं होती है। अपवाद है आपके सामने आयोडीन। इसमें धातु की बात करते हैं तो सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती है। धातुओं का अपवाद है, जिनको चाकू की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अधातु की बात करते हैं। अधातु क्या होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन एक अपवाद इसी में भी है बेटा। कौन सा, आयोडीन, जो क्या होता है, अधातु होते हुए भी धातु का गुण रखता है, चमकता है, चमकीला होता है। सेकंड पॉइंट इसमें, अधातु ठोस गैस अवस्था, ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा और कोई भी अवस्था में नहीं पाया जाता। जबकि द्रव अवस्था के रूप में एक अधातु अपवाद स्वरूप पाई जाती है, जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में होती है। उस धातु का नाम, अधातु का नाम है ब्रोमीन। Br इसका प्रतीक चिन्ह है। आगे बढ़ा जाए। इधर बात करते हैं धातु के अंदर तीसरे पॉइंट की। सामान्यतः सभी धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। सबसे पहले मैं आपको ऊष्मा के बारे में बताता हूं। ऊष्मा के बारे में क्या है, आपको क्या करना है, एक बड़ी रोड लेनी है कुछ इस प्रकार की। इस बड़ी रोड को आपको क्या करना है, एक किसी भारी वस्तु को नीचे रखना है, दूसरी भारी वस्तु को क्या करना है, ऊपर रखना है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये भारी वस्तु, एक ये भारी वस्तु, ताकि ये गिरे नहीं। कितनी बड़ी, एक लोहे की यानी किसी भी धातु की एक रोड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है लोहे की ले, किसी भी धातु, क्योंकि अपने धातु के अंदर ऊष्मा को समझना है, हीट को समझना है, तो एक रोड ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस रोड को आपने ऐसे बैलेंस तो कर दिया ताकि ये गिरे नहीं। अब आपको यहां से शुरू करना है, फर्स्ट भाग से। एक यहां पे मोमबत्ती लेना, मोमबत्ती के गोल गोल राउंड बनाना, और एक इधर चिपका देना। जैसे अपने च्युइंगम चबा करके कहीं भी चिपका देते हैं ना, वैसे गलत बात है, नहीं चिपकाना चाहिए। वैसे जैसे चिपकाते थे वैसे। तो एक मोमबत्ती की गोल ऐसे गोली बना करके इधर चिपकाना है, इधर 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 और ऊपर, और यहाँ पे भी ऐसे चिपकाना है, और इधर भी चिपका देना है। काफी एकदम पूरी लंबी रोड लेनी है। अब आपको क्या करना है,
जैसे ही आपने ये इधर चिपका दिया तो यहां पे आपको मोमबत्ती जलानी है, यहां पे क्या करनी है आपको, मोमबत्ती जलानी है। और जैसे ही यहां मोमबत्ती जलाओगे तो आप देखोगे कि मोमबत्ती जला तो यहां रहा हूं, लेकिन यहां जो मोमबत्ती मैंने जो चिपकाई है ना, यहां यहां और यहां, वो मोमबत्ती भी पिघल रही है। जला यहां से रहे हैं तो यहां जो चिपकी होनी चाहिए बस वही जलनी चाहिए, लेकिन यहां तक की मोमबत्ती भी पिघल रही है और पीछे तक का भाग भी गर्म हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप ऊष्मा देते हैं, इस लोहे की रोड को प्रथम सिरे को ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा का चालन इसके अंदर से होता हुआ पीछे लास्ट भाग तक जाता है। इसका मतलब धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की तो सुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। अच्छा, फिर बात करते हैं विद्युत की सुचालक कैसे है। विद्युत की सुचालक ऐसे है, कोई भी विद्युत की तार है, आपको क्या करना है, एक लोहे की रोड लेनी है, लेकिन विशेषकर ध्यान रखना ऐसा प्रयोग आप घर पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जान मान की हानि हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूं वो एक तरह से प्रायोगिक प्रयोग है जो साइंस के अंदर होते हैं, आपको बस समझने के लिए समझना है, करना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, धातु की रोड लेनी है और विद्युत रोधी जो तांबे का तार होता है या कोई भी विद्युत का तार है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसके ऊपर आपको हल्का सा टच करना है। अगर आपको हल्का सा कुछ करंट जैसा कुछ महसूस होता है, आपका हाथ वाइब्रेट होता है, इसका मतलब आपने जो पदार्थ लिया वो रियल में धातु थी, और धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन बेटा इसमें भी अपवाद है, क्योंकि ये वर्ड मैंने लिखा है, ये वर्ड मैंने लिखा है, तो इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद है मरकरी। आप सारे जानते हैं मरकरी, इसका दूसरा नाम है पारा, प्रतीक चिन्ह है Hg। ये मरकरी और जो पारा होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक का यहाँ पे अर्थ है कि मरकरी जो होती है, मरकरी आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मरकरी आपने देख भी रखी है, आपने पुराने टाइम में कांच वाला थर्मामीटर देखा होगा जो विद्युत का तापन करता है, सॉरी बुखार का मापन करता है। उस कांच वाली विद्युत सॉरी कांच वाले उस थर्मामीटर के अंदर आपने देखा होगा कि साइड में संख्याएं लिखी हुई होती है, साइड में यहाँ पे क्या होती है, संख्याएं लिखी होती है, बीच के अंदर पतले बाल जैसी एक संरचना होती है ब्लैक रंग की, वही आपका पारा है। ये जो मरकरी और पारा होता है ये कुचालक होता है, और कक्ष ताप पर कौन से अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं कि अगर ये अपवाद है, इसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती है, कुचालक है, तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है? तो पेपर में याद रखना है, ये क्रम याद रखना है, तांबा बोले तो कॉपर सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद में बात करें, अच्छा इससे भी अच्छा सुचालक कौन सा है, तो इससे भी अच्छा सुचालक है चांदी। इससे भी अच्छा सुचालक कौन सा है, चांदी। फिर बात करते हैं तांबा, और अंतिम सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो अंतिम सबसे अच्छा सुचालक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ये चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है Ag, तांबे का होता है Cu, और एल्यूमिनियम का होता है Al। प्रतीक चिन्ह भी साथ में याद रखने ताकि और आगे भविष्य में काम आएंगे। तो ये है ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक, और ये है एक अपवाद है मरकरी जो क्या होता है, कुचालक। नेक्स्ट बात करते हैं अधातु के अंदर। तो अधातु ऊष्मा व विद्युत
दोनों की क्या होती है, दोनों के लिए क्या होती है, कुचालक। दोनों के लिए कुचालक होती है। मतलब कोई भी एक धातु लेना है जिसको हम, जिसके अंदर से हम ऊष्मा का प्रवाह करवाएंगे, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इसका भी एक अपवाद है बेटा, दुनिया अपवादों से भरी है तो किताबें भी अपवादों से भरी है। इसका भी एक अपवाद है। तो वो अपवाद क्या है, वो अपवाद है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एक प्रकार से कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, नंबर 1 हीरा डायमंड, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 ग्रेफाइट। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक। विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। दूसरा, ये आप सभी जानते हैं क्या है, पेंसिल है। इस पेंसिल को जब ऊपर से मैं छील दूंगा, लकड़ी हटा दूंगा, तो इसके नीचे एक ब्लैक कलर की रोड निकलेगी। ये जो आप रोड देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की जो रोड है, ये जो ब्लैक कलर की रोड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। जो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो विशेष का ध्यान रखना है, इसको बिजली बोर्ड से दूर रखना है, ना हाथ में रखना है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। आगे की ओर बढ़ते हैं। धातु के अंदर बात करें नेक्स्ट 4th पॉइंट की, तो धातु क्या होती है, धातु में एक गुण होता है जिसका नाम होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, यह आघात वर्धनीयता का गुण केवल और केवल धातुओं में पाया जाता है। यह धातुओं का एक विशेष गुण है जो केवल धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीटना। धातु को पीटकर पतली चद्दर के रूप में बना देना, पतली चद्दर में परिवर्तित कर देना। आघात वर्धनीयता क्या होती है, धातु का एक विशेष गुण होता है जिसमें धातु को पीट पीट करके पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित कर देना आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह आघात वर्धनीयता का एक विशेष गुण है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बेटा एल्यूमिनियम में। पूछ लिया जाए पेपर में कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है, कौन सी धातु में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम में पाया जाता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर कुछ ऐसे कि जब जिसमें रोटी लपेट करके जिस फॉइल पेपर में लाई जाती है, या आप स्कूल के अंदर लंच लेके जाते हैं तो जिस फॉइल पेपर में लपेट के जाते हैं, जिसको एल्यूमिनियम की पन्नी कहा जाता है, तो उसमें एल्यूमिनियम धातु को इतना पीट पीट करके एक पतली चद्दर के रूप में बना करके एक रोल बना दिए जाते हैं। वो आघात वर्धनीयता के गुण के द्वारा ही होता है, क्योंकि धातु में ये गुण होता है विशेष प्रकार से आघात वर्धनीयता। इसमें भी नंबर 4 की बात करते हैं। अधातु में ऐसा गुण कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाया नहीं जाता। क्या आप लकड़ी को या प्लास्टिक को पीट पीट के लंबा चद्दर के रूप में बना सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता की अगर बात करें तो तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में खींच करके बड़ा करना। मतलब तन्यता का दूसरा नाम ही होता है खींचना। मतलब किसी भी धातु को खींच करके
तार के रूप में परिवर्तित कर देना, ये क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? सोने में, सोना। उसके बाद चांदी। सोने और चांदी में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, वो विशेष बात क्या है? 1 ग्राम स्वर्ण से यानी सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार का निर्माण किया जा सकता है खींच करके। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार का निर्माण किया जा सकता है। तन्यता का गुण केवल और केवल धातुओं में पाया जाता है और सबसे अधिक गुण पाया जाता है सोने के अंदर। अधातु में बात करें, अधातु में अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातु में तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लास्टिक या लकड़ी को लेकर के हम उसको खींच करके तार में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, अगर धातु और अधातु के अंदर गुण की बात करें तो अंतिम गुण है धातु में सोनोरिटी। सोनोरिटी या सोनोरस, ये 3 नाम है बेटा, तीनों में से कोई भी नाम बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। सोनोरिटी, सोनोरस या ध्वनिक, ये नाम भी याद रखना है। ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ होता है एक कोई भी एक अन्य धातु किसी अन्य धातु को जब जोर से टकराया जाता है तो एक लंबा बीप साउंड प्रोड्यूस होता है। एक लंबा साउंड कई देर तक, कई सेकंडों तक आता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। चर्च या मंदिरों के अंदर जो घंटियां बजाई जाती है तो आप देखते हैं कि वो घंटी बजने के बाद में एक लंबा साउंड आता है कई देर तक, कई सेकंडों तक, तो उसी को हम ध्वनि कहते हैं। अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता। अधातु में ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता। अधातु में अज्ञात वज्रता, तन्यता और ध्वनिक तीनों के गुण नहीं पाए जाते, जबकि धातु के अंदर अज्ञात वज्रता, तन्यता और ध्वनिक इनके गुण पाए जाते हैं। तो ये जो अपने अभी पढ़ा है वो है धातु और अधातु के अंदर भौतिक गुणधर्मों में अंतर। अब जो अपने आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्मों के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म के अंदर आता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में जाने से पहले सबसे पहले हम धातु के अंदर बात करेंगे कि धातु किसको कहते हैं। किसी धातु के होने के लिए उसमें कितने गुण होने चाहिए? कम से कम 3 गुण होने चाहिए, तब तो वह धातु कहलाने के लायक है। मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से इधर बताने वाला हूं कि जो लिया गया तत्व है, लिया गया परमाणु है, वो धातु है कि नहीं है, आप खुद बताएंगे। बस इन 3 पॉइंटों को विशेष रूप से ध्यान रखना धातु होने के लिए। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, पहला गुण तो यही होना चाहिए कि कोई भी धातु होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। अगर उसमें त्याग का गुण है तो वह धातु है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्वयं पे यानी खुद पे, स्वयं पर धनायन प्रदर्शित करता है। धनायन यानी कि प्लस का चार्ज धनायन प्रदर्शित करता है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, चलो गुण है, 25% क्लियर हुआ है कि धातु है। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात खुद के ऊपर धनायन प्रदर्शित कर लेता है, 50% क्लियर कि धातु है। अंतिम पॉइंट जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके बाह्यतम कोश में, अभी बताऊंगा बाह्यतम कोश क्या होता है, इसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो धातु का विशेष प्रथम गुण क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। दूसरा गुण क्या है? स्वयं पर धनायन प्रदर्शित करता है। और तीसरा विशेष गुण क्या है? इसके बाह्यतम कोश में अगर 1 से लेकर के 3 तक के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता। अगर 3 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं बाह्यतम कोश में तो वह धातु कहलाने लायक है। मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक तत्व है, एक परमाणु है। मुझे नहीं पता कि यह धातु है कि नहीं है, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको इन 3 पॉइंटों के बारे में चर्चा करके पता करना है कि यह धातु है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है। इसका मतलब ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, स्वयं के ऊपर धनायन प्रदर्शित कर लेगा। पहला नियम क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागा। दूसरा नियम क्लियर हो गया कि उसने धनायन प्रदर्शित कर दिया। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट यह कहता है, अगर इसके बाह्यतम कोश में, अगर इसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह धातु है। पहले तो बाह्यतम कोश को समझना बेटा। कोई भी एक परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर ऐसे कक्षक पाए जाते हैं। ये कुछ कक्षक हैं, इसको के कक्षक बोला जाता है, इसको एल कक्षक, इसको एम कक्षक, और होते थे उसको एन कक्षक बोला जाता। केमिस्ट्री के अंदर भरने का जो क्रम होता है, वो भरने का क्रम क्या होता है? के कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, एल कक्षक में केवल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एम कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आगे 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे आगे क्रम चलता रहता है। तो अपने क्या है, मैग्नीशियम के अंदर पहला के कक्षक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एल कक्षक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 हो गए। तीसरे एम में भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम हम जानते हैं कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। और जो तत्व जितने नंबर पे आता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? उतने ही, 12 के 12। अब अपने को कैसे भी करके मैग्नीशियम के अंदर 12 तत्व आने चाहिए। तो 2 पहले भर दिए, 8 उसके बाद भर दिए, अष्टक पूरा हो गया। आगे एम कक्षक में भरने तो चाहिए थे 8, लेकिन इसके पास 8 बचते ही नहीं है। काउंट करके देखो, 2 और 8 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 2। तो ये इसका बाह्यतम कोश होता है। ये क्या होता है? बाह्यतम कोश। तो मैंने क्या कहा था? जिसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 तक के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु कहलाता है। तो आप देख लीजिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जो 1 से 3 के बीच में संख्या आती है, इसका मतलब ये लिया गया परमाणु या लिया गया तत्व क्या है? धातु है। आगे बात समझ में? ऐसे ही हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु किसे कहते हैं? अधातु के भी 3 गुण होने चाहिए। अधातु के 3 गुण कौन सा है? पहला गुण होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना जो धातु के द्वारा त्यागे जाते हैं। जो धातु के द्वारा त्यागे जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पहला गुण होना चाहिए। दूसरा इसमें गुण क्या होना चाहिए? दूसरा गुण ये होना चाहिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो स्वयं पर ऋण आयन प्रदर्शित होना चाहिए। ऋण आयन प्रदर्शित
होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद दूसरा पॉइंट उसको दूसरे स्तर पे आना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसके ऊपर ऋणायन भी प्रदर्शित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, इसके बाह्यतम कोश में, इसके बाह्यतम कोश में 4 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब धातु में कितने थे, 1 से 3 तक, इसमें होने चाहिए 4 से 8 तक के बीच में इलेक्ट्रॉन। 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए एक परमाणु मैंने वापस लिया है क्लोरीन, ये मुझे नहीं पता धातु है या अधातु है, आपको भी नहीं पता धातु है धातु, पता करना है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, धातु के द्वारा जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, Cl माइनस बना लेगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा होता है बच्चों, जिस तत्व या जिस परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है, प्लस आयन होता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते इसके ऊपर माइनस लग गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, पहले थे जितने थे उससे एक और आ गया। अब इसमें भी कक्षक भरने की कोशिश करते हैं, K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, और भी आगे होती है डैश डैश। ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है 17 नंबर पे, और जो तत्व जितने नंबर पे आता है, जो परमाणु जितने नंबर पे आता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। अब 17 भरो, पहली K कक्षा में 2, L कक्षा में 8, कितने हो गए 10। M कक्षा में भरने तो 8 चाहिए थे लेकिन बचे इसके पास 7 ही है, क्योंकि 17 होते हैं, 17 में से 10 तो भर गए, 7 बचे, तो ये इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, जिसके बाह्यतम कोश में 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब वो अधातु होगा। तो देख लीजिए इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लिया गया तत्व या परमाणु क्या है, अधातु है। आगे भाषा में तो धातु और अधातु के ये 3 गुण मैच होने चाहिए। बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है, फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर बताना। आज अपने जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, और धातु और अधातु को हम कैसे पहचान सकते हैं, अर्थात धातु और अधातु की परिभाषा, ये परिभाषा बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है, तो ये पढ़ा है। कल अपने पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुणधर्म, फिर मिश्र धातु, उपधातु पे आएंगे, उसके बाद में जो अपना सेकंड टॉपिक बचेगा वो खनिज का बचेगा। तो अपने धीरे धीरे 2 दिनों के अंदर ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। धीरे धीरे आराम से पढ़ाया है, बहुत ही सरल लैंग्वेज के अंदर, ऐसे ही नोट्स मैं बनवाऊंगा, आप बस नियमितता जरूर बनाए रखना। नियमितता रहेगी तो क्लास के अंदर पढ़ाया गया समझ, डेली का बेटा जितना पढ़ा दिया जाए उतना अगर डेली आप याद करोगे तो बेटा आपके 100 में से 100 आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। कि विशेष ध्यान रखना कि आपके साइंस के अंदर 100 में से 100 आ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है बेटा, जितना पढ़ा दिया जाए, हाईएस्ट बेटा आधे से 1 घंटा लगता है, अगर उसको रिवाइज कर लिया, जिसको हाँ याद करने में प्रॉब्लम है उन बच्चों को विशेष रूप से सूचना देना चाहूंगा कि बेटा लिख लिख के याद करेंगे, थोड़ा सा कठिन तपना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, लिख लिख के जितना याद करोगे उतना सबसे बेस्ट याद होगा। आगे भाषण में धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाकी का लेक्चर कल लेते हैं।